गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपकी आरोह की पुस्तक में गद्य भाग में लेसन गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। बेटा, इस पाठ के पिछले 2 पार्ट्स में इसके 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज 3rd पार्ट है। इसके पहले 2 भागों में हमने पढ़ा कि धनराम और मोहन साथ पढ़ते थे। उसके बाद में धनराम लोहार जाति से था, मोहन ब्राह्मण था और इसके लिए मास्टर त्रिलोक सिंह कहा करते थे यह बहुत होनहार छात्र है। ये दोनों बातें करते करते अपने बचपन की दुनिया में खो जाते हैं। उसके बाद मोहन की पढ़ाई को लेकर जब समस्या आती है तो इसे दूसरे गांव में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन बीच में नदी पार करने की समस्या उत्पन्न होती है। गांव में ही एक व्यक्ति और था, रमेश, जो कि लखनऊ रहता था। उसने मोहन की जिम्मेदारी ली कि मोहन को मैं अपने साथ लखनऊ ले जाऊंगा और वहां इसके आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा। देखते हैं आगे क्या हुआ। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों, उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन को जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। मोहन रमेश के साथ लखनऊ चला गया तो अब जिंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। मोहन घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन जब रमेश के साथ गांव गया तो वह वहां पर घर के कार्यों में हाथ बटाने लगा। सभी लोग मोहन से कुछ न कुछ कार्य करवाते थे। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। कोई भी यदि रमेश से पूछता कि ये कौन है तो वह ये नहीं कहता था कि ये हमारा रिश्तेदार है या कोई सगा संबंधी है। वह उसे नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। मोहन भी इस बात को समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बदी बधाई लीक पर चलने लगा। लीक यानी परंपरा। यानी रमेश ने थोड़ी सी नानुकुर करने के बाद पास के ही स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की
सुविधा असुविधा का होता था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। मोहन गांव में आकर किसी से भी अपनी वास्तविक स्थिति नहीं कहता था कि वह एक सामान्य से स्कूल में पढ़ रहा है, वह वहाँ एक नौकर से ज़्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि यदि अपनी वास्तविक स्थिति वह परिवार में बता देता तो उन्हें दुख होता। विशेषतया मोहन के पिताजी वंशीधर को। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर मोहन छुट्टियों में गांव आया हुआ था। तब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती उसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों BA MA मारे बेकार घूम रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसका एक तकनीकी स्कूल में प्रवेश करवा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। हुआ क्या, 8वीं तक की पढ़ाई जैसे तैसे पूर्ण हुई। जब मोहन एक बार गांव जाकर वापस रमेश के साथ लखनऊ आया तो रमेश थोड़ी नानुकुर करने लगा। वह कहता कि कितने लोग MA BA करके बेकार घूम रहे हैं, ऐसी आगे की पढ़ाई करने से तो अच्छा है हाथ का कोई काम सीख लिया जाए। तो उन्होंने पास के ही किसी टेक्निकल स्कूल में जहाँ कोई तकनीकी काम सीखा जा सके वहाँ उसका एडमिशन करवा दिया। वंशीधर से जब कोई मोहन के विषय में पूछता तो वह उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते। वहाँ गांव में मोहन के पिताजी को लगता मेरा बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है। मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ उन्हें गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। जब मोहन के पिताजी को वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ तो वे लोगों को बता ही नहीं पाते थे कि किस प्रकार उनका सपना टूट चुका है। मोहन एक सामान्य सी पढ़ाई कर रहा है, सामान्य सी जीवन जी रहा है। गांव में इतना मेधावी रहने वाला छात्र किस प्रकार शहर में जाके लुप्त प्राय सा हो गया है। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था। उसने सोचा दांतों के बीच तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। इस गद्यांश का अभिप्राय है कि एक बार धनराम ने मोहन के पिता से मोहन की पढ़ाई के बारे में पूछा तो मोहन के पिता उसे सच नहीं बता पाए। उन्होंने कहा वह आगे की पढ़ाई कर रहा है, उसकी सेक्रेटरिएट यानी सचिवालय में नियुक्ति हो गई है और आगे की परीक्षाएं देकर यानी डिपार्टमेंट के दूसरे कॉम्पिटिशन्स देकर वह जल्दी ही अफसर बन जाएगा। तो धनराम को तो लगता ही था कि हाँ, हमारे मास्टर जी कहते थे कि
मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो यह सब सुनकर मोहन के पिता वहां रुक ना सके और वो वहां से चलते बने। चलते क्यों बने? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैंने धनराम से झूठ बोला है, किस प्रकार मैं इसका सामना करके यहाँ खड़ा रह पाऊंगा। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। इस प्रकार बातें करते करते वापस धनराम और मोहन वर्तमान में लौट आए। धनराम ने मोहन के हंसुए की फाल को बेड से निकाल भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया। धनराम ने उसे वापस बेड पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर फिर वही बैठा रहा। यानी काम होने के बाद भी मोहन वही बैठा रहा। आपको ध्यान हो तो हमने प्रारंभ में ही पढ़ा था कि मोहन क्यों निकला था। मोहन अपने हंसुए को लेकर निकला था। उसे धनराम के पास लेकर गया था ताकि धार लगवा सके। अब वह वापस धार लगने के बाद भी वहीं बैठ गया, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। सामान्यतः ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना अच्छा नहीं माना जाता। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही हो तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। देखो बेटा, मोहन उसके पास धार लगवाने के लिए आया। धनराम ने उसे धार लगाकर दे दी, लेकिन फिर भी मोहन वहीं बैठा रहा। तो धनराम को ये देखकर आश्चर्य था कि ब्राह्मण वर्ग का बच्चा मेरी दुकान पर बैठा हुआ है और मोहन आज ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तो इस प्रकार को लेकर थोड़ा सा असमंजस चल रहा था। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडासी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। धनराम अपने आगे के काम में लग गया। धनराम एक लोहे को गोलाई दे रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करता हुआ देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोखली फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। धनराम अपना कार्य कर रहा था, एक लोहे को गोलाई दे रहा था। तो जब मोहन उसे बैठकर वहां देखने लगा और फिर उसे लगा कि धनराम को मेरी आवश्यकता है, मेरी सहायता की आवश्यकता है, तो वह उठा और उसने आगे बढ़कर धनराम की सहायता की। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती से हुआ और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा, यानी आश्चर्यचकित होकर वह मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के
का इस तरह के काम में उसका भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। वह शंख की दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। यानी धनराम को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि मोहन ने बड़ी तत्परता से उठकर उसकी इस कार्य में मदद करी। क्या होता था, पहले जाति विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन था। श्रम विभाजन यानी कार्य का बंटवारा, यानी जो जिस वर्ग का था वह उसी कार्य को करेगा। ब्राह्मण वर्ग विद्या अध्ययन करेगा, लोहार का कार्य करेगा, सोनार जाति का कार्य करेगा, रंगरेज, तेली तमोली सभी अपने अपने कार्य करेंगे। तो धनराम बड़ा आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगा। उसे बहुत शंका हो रही थी कि किसी ने मोहन को इस प्रकार का कार्य करते हुए देख तो नहीं लिया। हालांकि मोहन इस काम को बड़ी तत्परता से, तल्लीनता से किए जा रहा था। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। मोहन देख रहा था कि वो जो गोले को गोलाकार जो आकार देना था, क्या वह गोलाकार अपने रूप में है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं से कम ज्यादा रह गया हो। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक यानी नव निर्माण करने वाला चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। यानी प्रतिस्पर्धा से रहित होकर मोहन अपने उस कार्य को कर रहा था। इस पाठ का सार यह निकलता है बेटा कि कार्य जाति और इस पर आधारित ना होकर अपनी रुचि पर आधारित होना चाहिए। हमें वह कार्य करना चाहिए जिसमें हमारी रुचि हो, जिसे हम पूरी तल्लीनता से कर सकें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। कोई कार्य समाज में, दुनिया में छोटा बड़ा नहीं होता। यदि उसे पूरी लगन और मेहनत से किया जाए तो उसे हम ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। बेटा ये कार्य आपको करना है, इस पाठ को पढ़ना है। जो चीज़ समझ में नहीं आए वह आप पूछेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए